गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत की विविधता, और उसका चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत, जिसमें हमने अभी तक टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया। वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ICBN, ICZN नामांकन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। टेक्सोनॉमिक एड्स वर्ड का मतलब होता है कोई भी हेल्प, जिन चीज़ों से, जिनकी सहायता से हमको कुछ खास हेल्प मिले, दैट इज नोन एज एड। और टेक्सोनॉमिक एड का मतलब या टेक्सोनॉमी का मतलब होता है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, उसका नेमिंग, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी हायरार्की में प्लेस, इन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की हेल्प हमको लेनी पड़ती है, टेक्सोनॉमी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी लेने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए जिन चीज़ों की हमको हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज नोन एज एड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे वो टेक्सोनॉमिक एड्स की जिनको हम बायोलॉजी के कंसर्न में यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है बोटैनिकल गार्डन्स का। बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं ये बोटैनिकल गार्डन और कैसे बनाए जाते हैं? ये एक वो एरिया होता है जहाँ पर प्लांट स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में अपने इच्छानुसार उगाया जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट को उनको प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पर हम उन स्पीशीज को स्टडी कर सकते हैं जिनके बारे में हम लोग नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं या जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, बोटैनिकल गार्डन्स क्या होती है? जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाए, उनके नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है जिन जगहों पर वो अपने आप आसानी से उग सकते हैं, उनको जिस तरीके के एनवायरनमेंट की, जिस तरीके की ज़मीन की, जिस तरीके की भूमि की ज़रूरत पड़ रही है, उन सारे नेचुरल हैबिटेट को उनको प्रोवाइड किया जाए। और वहाँ पर स्टडी करने के लिए जो फैक्टर्स इसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इनके जो बेनिफिट्स मिलते हैं हमको, कि यहाँ पर हम स्पीशीज को इजीली स्टडी कर सकते हैं, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं, और लोगों में एजुकेशन के लिए प्रेरित कर सकते हैं उनको। उनकी क्यूरियोसिटीज को क्योर किया जा सकता है। तो यहाँ बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर इंडिया में नोन सबसे कॉमन या सबसे मोस्ट फेमस बोटैनिकल गार्डन है द नेशनल बोटैनिकल गार्डन। It is situated in Kolkata. पहले इसको रॉय बोटैनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता था,
जब हम इसको रॉयल बोटेनिकल गार्डन के नाम से जानते थे तो हम इसको लिखते थे कैलकाटा, लेकिन अब कोलकाता, या अब रिसेंट नेम इसको दिया गया डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। And now it is situated in Howrah, कोलकाता। ये जो बोटेनिकल गार्डन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी मेन 3 चीज़ों के लिए। एक, द जायंट बैनियन ट्री, द जायंट बैनियन ट्री, ये वो बैनियन ट्री जिसके बारे में बात की जाती है। इसमें तकरीबन 14 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। इसके तकरीबन 2800 क्रॉप रूट्स हैं और तकरीबन 250 साल पुराना है। ये वो बैनियन ट्री है। दूसरी चीज, यहाँ पर पाई जाने वाली जायंट लिली, जायंट वाटर लिली, इसकी लीफ का साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा है, तकरीबन 2 to 3 मीटर्स। इसका साइंटिफिक नेम विक्टोरिया निका, विक्टोरिया अमेज़ोनिका। इसके बाद तीसरा है एक पैंडोनस, ये 3 मेन प्लांट्स जिनके कारण ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन या जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन या नेशनल बोटेनिकल गार्डन अपने लिए फेमस है। इन बोटेनिकल गार्डन्स के थ्रू अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट तैयार हो जाती है। इनके थ्रू लोगों में जिज्ञासा जागृत की जा सकती है, जिससे कि वो नेचर से अटैच हो जाते हैं, नेचर को जान पाते हैं, नेचर को समझ पाते हैं, और साथ ही साथ जो बायोलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज़ के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। दीज आर द नंबर 1 द रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स। अब हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम्स के बारे में। बोटेनिकल गार्डन में इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में बात कर ली थी। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनली 2 मेन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू लंदन में सिचुएटेड है, और सिडनी बोटेनिकल गार्डन जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। इस तरीके से न्यूयॉर्क में, अमेरिका में बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं जो बहुत फेमस हैं। अब हम लोग बात करते हैं हर्बेरियम्स की। व्हाट आर हर्बेरियम्स? हर्बेरियम में हर्ब वर्ड जहाँ पर प्लांट के लिए यूज़ किया गया है, और जहाँ पर प्लांट को हम उसके ड्राई करके सिक्योर्ड कंडीशंस में उसको रख सकें और रखने के बाद उनको स्टडी किया जा सके, दैट इज़ नोन एज हर्बेरियम। इस हर्बेरियम के थ्रू प्लांट्स को ज़्यादातर सुखा करके हर्बेरियम शीट्स पर पेस्ट कर लिया जाता है, प्लांट को, प्लांट पार्ट्स को, और जिन प्लांट पार्ट्स को हम सुखा कर नहीं रख सकते
उनको हम फॉर्मेलिन के सोल्यूशन में स्टोर करके रख लेते हैं। तो हर्बेरियम्स कैसे बनाए जाते हैं, इनका पर्पस क्या है? बहुत सारे हर्बेरियम इंडिया में पाए जा रहे हैं जो बोटैनिकल गार्डन्स में सिचुएटेड हैं, जैसे कि जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन है, इसमें भी बहुत बड़ा हर्बेरियम है जहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख स्पेसिमेन स्टोर किए जाते हैं। इस हर्बेरियम्स में पहले प्लांट्स को नेचुरल कंडीशंस में ट्राई किया जाता है, सनलाइट में उसको ट्राई कर लिया जाता है, उसको सुखाने के लिए उनको फिल्टर पेपर्स या न्यूज़पेपर्स के बीच में प्लांट पार्ट्स को रख करके सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उनको किसी न किसी प्रेसिंग मशीन के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे कि जो उनकी सही तरीके से प्रेसिंग हो जाती है उनके प्लांट पार्ट्स की, और उसके बाद उनको हर्बेरियम शीट्स के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। हर्बेरियम शीट्स का जो साइज़ होता है वो भी एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, दैट इज़ 29 by 43 सेंटीमीटर्स। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, जो स्टैंडर्ड साइज की हर्बेरियम शीट यूज़ की जाती हैं, और इन हर्बेरियम शीट्स के एक कॉर्नर पर यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको प्लांट की लोकेशन, उसका लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली, प्लेस एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, नेचर ऑफ द प्लांट, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, और किसने कलेक्ट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड की जाती है और उसको डिस्क्रिप्शन सेगमेंट में भर दिया जाता है। और बाद में इन हर्बेरियम शीट्स को उनकी जो क्लासिफिकेशन बेसिस है उसके बेसिस पर उन शीट्स को अरेंज कर दिया जाता है। इसका मेन पर्पस कि उन प्लांट्स को जिन तक हम लाइव नहीं पहुंच सकते हैं, या जिन प्लांट्स को लाइवली कहीं भी एकदम से नहीं अरेंज किया जा सकता, उनको हम हर्बेरियम शीट्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, हर्बेरियम्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस स्टडी में हेल्प करना, स्टडी एड बनना, उसके बाद एक एंटरटेनमेंट प्रोसेस बन जाता है। जिसके थ्रू लोगों की रुचि डेवलप होने लगती है, जब वो प्लांट्स को अपने आप से इकट्ठा करते हैं, उनके प्लांट पार्ट्स के बारे में जानते हैं, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। नेक्स्ट एक्सोनोमिक एड इज जूलॉजिकल पार्क्स। जहाँ जूलॉजिकल पार्क वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसको कॉमनली हम लोग जू के नाम से जानते हैं। वो वाले जू नहीं जहाँ पर पहले एनिमल्स को स्टोर कर लिया जाता था, उनको अलग अपने एनवायरनमेंट से हट कर कहीं पर इकट्ठा किया जाता था और उनको कैद खानों में बंद कर लेते थे, बल्कि ये वो जूज होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में पाला जाता है, और इनको पालने के लिए इनकी फूडिंग हैबिट्स के ऊपर, इनके लिए इनकी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स, वेटेनरी डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ्स, उनको संरक्षित करने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स, इन सब की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर एनिमल्स को सिक्योर किया जा सके। बेसिकली इन पार्क्स में हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो आजकल विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं, जिनके विलुप्त हो जाने से हमारी जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम की चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सारे ट्रॉफिक लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए उनको बचा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले हम लोग सेव टाइगर्स की एक मुहिम चलाई हुई थी,
जहाँ पर टाइगर्स को बचाया जा रहा था। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, असम में है, गुजरात में है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पर स्पीशीज़ को रखने का पर्पस उनको उनके टाइम पर उनके लाइवलीहुड में उनको स्टडी किया जा सके, और साथ ही साथ लोगों की नेचर के प्रति, एनिमल्स के प्रति जो समर्पित भावना है, जो प्यार है, उसको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट दैट इज कीज। ये कीज वो साधन है जहाँ जो बेसिकली उन जीवों के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किए जाते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, या जो नए खोज किए जा रहे हैं। तो उनको खोजने के बाद में उन यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। कीज क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट है, सेट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, और हर उस 2 स्टेटमेंट को हम मिला करके कपलेट कहते हैं, और हर एक कपलेट का जो आंसर होता है, जो सिंगल स्टेटमेंट होता है, दैट इज नोन एज लीड। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जैसे खोजा गया, मान लीजिए उसको एक कपलेट के थ्रू, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, ऐसे कपलेट्स, सेट ऑफ 2 स्टेटमेंट दैट आर ऑल्टरनेट। ऐसे स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं जिनके थ्रू उनको आंसर किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, 2 सेट है हमारे पास, 2 स्टेटमेंट हमको बनाने हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। आपने कहा यूनिसेल्यूलर है ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेल्यूलर है? आंसर मिला, अगर यूनिसेल्यूलर है तो गो टू कपलेट सेकेंड, अगर मल्टीसेल्यूलर है तो गो टू कपलेट 3। अब यूनिसेल्यूलर है तो हर्बीवोर या ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो गो टू कपलेट 4। हेटेरोट्रॉफिक है तो गो टू कपलेट 5। इस तरीके से इनकी जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते देते हम अपने ओरिजिनल स्पीशीज तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि हम उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। दैट इज नोन एज कीज। तो ये कुछ टेक्सोनॉमिक एड्स थी जिनकी हेल्प हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, और उनके बारे में अपनी रुचि को डेवलप करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटीज़ को शांत करने के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और इनका मेन पर्पस नेचुरल हैबिटेट को अपने नेचुरल फॉर्म में बचाए रखने का भी होता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड खत्म होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले यूनिट में क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में। थैंक यू।